पेन कहाँ गया? ओके, वेट अ सेकेंड। चलिए, बीच में आपका क्लास कट गया था, ठीक है। तो हम लोग वहीं वापस आते हैं, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, सिंपली निकालिए परसेंटेज। यहाँ पे क्या होगा, 115 माइनस 120 भागे 120, लगभग होगा 4.17%, ठीक है। यहाँ कितना होगा, ऑब्वियस सा बात है 0%। यहाँ कितना होगा 5/120, यहाँ माइनस है, ऑब्वियस सा बात है। ये क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है प्लस, ठीक है। यहाँ 10/120 8.33%, और ये 15/120 ये होगा 12.5%, और ये होगा 20/120 16.67%। ये सारा आपका रिटर्न आया, डिफरेंट सिनारियो में रिटर्न आया। अगर मुझसे कोई पूछे एक्सपेक्टेड रिटर्न अब क्या होगा, कुछ नहीं सर, रिटर्न मालूम है, प्रोबेबिलिटी क्या है इसका 0.10, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.10 मतलब 10%, इसका क्या है 20%, 0.20, इसका क्या है 0.30, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20, और इसका तो बीच में मिस हो गया है क्या, फिर से देख लीजिएगा 0.10 115 पे, 120 पे 0.10, 0.20 125 पे, ठीक है, 130 पे 0.30, 130 क्या मिस हो रहा है यार, हाँ 130 पे 0.30, अब ऐसा बात है 135 पे 0.20, और 140 पे 0.10। तो अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रोबेबिलिटी से। अगर हमसे पूछते सर तो हम सीधा यही करते, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, तो हम बोलते -4.17% इंटू 0.10 प्लस 0 इंटू 0.10 प्लस 4.17 इंटू 0. कितना था 20, उसके बाद 8.33 प्लस इंटू 0.30 प्लस 12.5% इंटू 0.20, और लास्ट आपका हुआ 16.67% इंटू 0.10। तो कितना रिटर्न आता, निकालिए एक बार, कैलकुलेटर आपके पास होगा, क्लिक करिए। 4.17 क्या है माइनस, तो माइनस क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 0.10, तो -0.417, उसके बाद ये तो 0.10 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 4.17 इंटू 0.20, 8.33 इंटू 0.30, 12.50 इंटू 0.20, 16.67 इंटू 0.10, GT 7.083%। क्या दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया कि नहीं आया, क्या दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया कि नहीं आया, 7.083%, 7.083%, ठीक है। निकालना हमें यही था, हमने निकाल लिया। तो क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन मांग रहा है, तो हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हम लोग ये वाला काम करें, ठीक है। ये वाला काम एमसीक्यू के लिए, कोई दिक्कत, आइए। और जब आपका ये निकल गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपने सीखा किस पे, फ्यूचरिस्टिक डाटा के केस में। फ्यूचरिस्टिक डाटा के केस में अगर हिस्टोरिकल डाटा होता तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई एन, सिंपल, वो और इजी होता है, वो और इजी होता है।
अगर ये हमारा हिस्टोरिकल डाटा होता तो हम कुछ नहीं करते, सारे परसेंटेज को जोड़ते, डिवाइड बाई एन कर देते बस। एन यहाँ पे कितना था, 6। ठीक है, अब आता है अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों साथ में रहता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। इनके लिए भी दो फॉर्मूला है, समझे? दो कैसे है सर? एक तो हिस्टोरिकल डाटा के लिए है और एक आपका फ्यूचरिस्टिक डाटा के लिए है। हिस्टोरिकल डाटा कुछ नहीं कहता है, आपने भी क्या निकाला 7.083% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो वो कितना वेरिएंट वैरी कर रहा है, -4.17% से, समझे? तो आप बोलिएगा सर 4.17 निकाल लीजिए इसी कैलकुलेटर को, 4.17 और वैसा बात है -7.083। हाँ, कितना है? गलती कर दिया क्या? 4.17 माइनस -083 -11.5% वैरी कर रहा है, समझे? इसी को टर्म में देता है x माइनस एक्स वार, एक्स माइनस एक्स वार, समझे? उसको कहता है क्या, x माइनस एक्स वार। क्यों? x क्या था? x था अपना रिटर्न जो आया, एक्स बार क्या था आपका? एक्स बार होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, आप चाहे इसको वाई बार कर लीजिए, इसको वाई कर लीजिए, आपका इच्छा है, इसको वाई कर लीजिए, आपका इच्छा है, इसको जेड कह लीजिए, इसको एल कह लीजिए, एम कह लीजिए, एन कह लीजिए, आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बुक है जनरली उसको एक्स मानता है, इसलिए हम लोग भी एक्स मान रहे हैं। ठीक है, इसको वाई जेड एल एम जो देना दे सकते हैं आप, जो आपको इच्छा हो, जो अल्फाबेट आपको अच्छा लगता हो, ए अच्छा लगता हो ए दे दीजिए। मेरा नाम विशाल से भी आपको भी अच्छा भी ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि आपका बुक यूज करता है एक्स, तो वो एक्स या इसिस्ट का ई आता है तो हम ई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई माइनस ई बार, आपका इच्छा है। पर वो इसको एक्स मानता है और आपका एक्सपेक्टेड रेट को एक्स बार मानता है, तो वो एक्स माइनस एक्स बार के फॉर्म में फॉर्मूला देता है। ठीक है, अब ये भी काफी इजी है। अगर हिस्टोरिकल डाटा का बात करें तो होता है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये सिग्मा लगने के बाद, मैं जोड़ने के बाद, याद है आपका? अगर एक्सेल यूज किए हो, ये किसका साइन है? ऑटो सम का साइन है ना। ठीक है, सारे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके जोड़ने के बाद, कहने का मतलब सर करना सिंपल है कि पहले तो यहाँ निकाल लिया हमने, फिर यहाँ भी करेंगे सर, -7.083 -7.083 -7.083 -7.083 -7.083 और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर हिस्टोरिकल डाटा तो हमने n लिया, पर अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा होता तो इसी केस में x माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी होता, इंटू प्रोबेबिलिटी होता और उसके बाद सम होता। ठीक है, इस केस में पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सबका सम कर लिया जाएगा, डिवाइड बाई n किया जाएगा। क्यों? जैसे इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न में था, सारे रिटर्न को जोड़ लिया गया फिर डिवाइड बाई n किया गया, वैसे यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्क्वायर का सब सारे को जोड़ लिया जाएगा, उसके बाद n से डिवाइड किया जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है हर रिटर्न के साथ, हर x के साथ, इसलिए हर x के साथ प्रोबेबिलिटी पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद सम होगा, उसके बाद सम होगा सबका। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे। अब बात आता है ये फॉर्मूला आपको देगा क्या? ये आपको वेरिएंस देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं देगा, ये आपको वेरिएंस देगा। इसका साइन क्या होता है? ये, इसका साइन ये है। ठीक है, वेरिएंस साइन ये है, ये क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस। तो हम कह सकते हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस। मतलब सर इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा?
ऑब्वियस सा बात है वेरिएंस। बिना वेरिएंस निकाले आप स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकते। तो हम अपने चार्ट के थर्ड पायदान पे आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड पायदान करने का मतलब हमने कहा सबसे पहले समझेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसमें दो तरीका था, हमने समझा। वेरिएंस, जिसमें भी दो तरीका था। स्टैंडर्ड डिविएशन सब फॉर्मूला है ही नहीं, ये इससे ही आता है, इसका अंडर रूट बस कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट, काम खत्म। वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, अंडर रूट क्यों किया, ध्यान से देखो ना यार, सबका स्क्वायरिंग भी तो किया था हमने, सारे चीजों का हमने स्क्वायरिंग किया था ना यार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया था। इसलिए जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो हम लोग उसको अंडर रूट कर देते हैं, याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, डिराइव कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, मैं एफएम का टीचर हूँ। ठीक है, डिराइव कैसे करता है जाके पढ़ सकते हो, ऑब्वियस सा बात है, समय हो जरूर पढ़ो, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, समझ में आया क्यों अंडर रूट किया हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, कैसे याद रखोगे, जैसे हमने पहले स्क्वायर किया था। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये सिंपली यही कहता है कितना डेविएट करेगा, कितना डेविएट करेगा, कितना डेविएट करेगा, कितना डेविएट करेगा, कितना डेविएट करेगा। तो ये डेविएट हर रिटर्न के लिए अलग अलग है। तो एक्सपेक्टेड डेविएट क्या करेगा, 7.083% तक कितना डेविएट करेगा, अप या डाउन दोनों साइड, कितना डेविएट करेगा, इस साइड या इस साइड, निगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा हो उतना दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये कमाने का। ठीक है, मान लो मुझे उम्मीद है 7.083% कमाने का, अगर मैं कहूँ इसका डेविएशन 2% है, सर तो अच्छा बात तो है सर, 2% अप जाएगा, गलत, 2% डाउन भी तो जा सकता है ना, ये 5.083 भी हो सकता है, ये 9.083 भी हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर ये रिस्क लेके इन्वेस्ट नहीं करता ना कि डेविएट पॉजिटिव करेगा, वो सोच के चलता है स्टैंडर्ड डिविएशन 2% आया है तो डेविएट नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा, नेगेटिव करेगा, ध्यान रखना। वो कैसे चलता है कि डेविएट नेगेटिव करेगा, क्यों, क्योंकि जब आप लोग अकाउंटिंग भी पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ाया गया होगा, याद है, लॉसेस बुक करो, गेन बुक नहीं कर सकते हो, लॉसेस आज के आज बुक करो। यहां भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म काम करता है एक तरह से, वो आपको कहता है कि डेविएशन 2% बोल रहा है, इसका मतलब कभी भी आप ऑप्टिमिस्टिक होकर ये मत सोचिए कि 9.083% हो जाएगा, आप ये सोचिए कि 5.083% भी हो सकता है। इसलिए जिस सिक्योरिटी का डिविएशन कम रहेगा, जिस सिक्योरिटी का डिविएशन कम रहेगा, हम उस सिक्योरिटी को ही चूज करेंगे, क्यों, कि हमको लगता है कि इस सिक्योरिटी से अगर हम 10% कमा सकते हैं तो हम 10% कमाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कमाएंगे। लेकिन अगर हम वही सिक्योरिटी का डिविएशन बहुत ज्यादा हो, 2%, 3%, 4% हो, तो एक रिस्की सिक्योरिटी है वो, क्यों, ठीक है वो 4% अगर पॉजिटिव गया तो 14% हो जाएगा, लेकिन अगर 4% नेगेटिव गया 6% होगा, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, नाम क्या है उसका, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो मुझे एक्सपेक्टेड है, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा डिविएट कर सकता है नेगेटिव में। तो डर है ना, डर है ना, डर जितना कम हो उतना अच्छा हो। इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जब कम होता है तो हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अच्छा है, समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन में लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन देता तो मैं सिंपली ये फॉर्मूला जान रहा था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुने p प्रोबेबिलिटी। मैं एग्जाम में क्या करता, कुछ नहीं करता, मैं लिखता वेरिएंस। ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमने x बार निकाल लिया 7.083%, हमें x पता है। ठीक है, माइनस 4.17% पहला वाला, मैं सीधा ऐसे लिखता, -4.17 माइनस 7.083, ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे -11% का डिविएशन होने का चांस है, स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 0.10 प्लस, दूसरा क्या था बताइए, 0% था शायद, तो 0 माइनस 7.083 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या था 0.10 प्लस, तीसरा क्या था सर 4.17 पॉजिटिव में आया था, ठीक है याद ही है तो अच्छी बात है, 4.17 माइनस 7.083 इंटू क्या था 0.20 था ना, तो 0.20 प्लस, देखते जाओ 0.20 अब ऐसा बात है, फिर 8.33 का
0.30 था, तो 8.33 माइनस 7.083 इंटू 0.30। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबका स्क्वायरिंग कर लेने का, प्लस ऐसे सॉल्व करने में एग्जाम में टाइम बचता है, ठीक है। 2.5 घंटे में पेपर ऐसे ही सॉल्व नहीं होता, 2.5 घंटे में सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ अपने दिमाग को एक्स्ट्रा दौड़ाना पड़ता है आपको। 12.5% माइनस 7.083 इंटू 0 पॉइंट कितना था आपका 20 और फिर 16.67 है, 16.67 माइनस 7.083 इंटू 0.10, ठीक है, हो गया सारा। अब बस मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ, मल्टीप्लाई करना चालू करता हूँ, समझ में आया, और आंसर सीधा आंसर लिखता है यहाँ पे। मेरा आंसर गलत नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर गलत नहीं हो सकता। मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, कैलकुलेटर गलत नहीं होगा। इसका आंसर मैं एक बार में निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए हर बार अपना लिखता जाऊंगा। पहले लिखेंगे 4.17, नेगेटिव साइन है, ऑब्वियस सा बात है, माइनस 7.083 इंटू 0. सॉरी, पहले स्क्वायरिंग भी तो होगा, 4.17 माइनस 7.083 इंटू 0.10, कितना आया? 12.67 आया, लिखिए। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों? ऑब्वियस सा बात है, जब माइनस का स्क्वायरिंग कर ही दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, और क्या आएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सर माइनस 7.083 बचेगा, 7.083 माइनस इंटू 0.10, कितना आया? 5.017 या 5.02, प्लस करते जाओ। 4.17 माइनस 7.083 इंटू 8.4855 इंटू 0.20, 1.69 है, 70 लिख लो, 1.70 प्लस, कहाँ तक हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ 8.33 माइनस 7.083 इंटू 0.30, 0.47 प्लस 12.50 माइनस 7.083 इंटू 9.34 इंटू 0.20, 5.87 प्लस 16.67 माइनस 7.083 इंटू 91.910 इंटू 0.10, 9.19। अब इनको जोड़ लो, 12.67 प्लस 5.02 प्लस 1.70 प्लस 0.47 प्लस 5.87 प्लस 9.19, 34.92। मेरे ख्याल से कुछ गलती हुआ है, ध्यान रखना तुम लोग। देख लेते हैं कितना था इसका आया। हाँ, 34.902, 34.92 आया है, कोई दिक्कत नहीं। 34.92, ये क्या है? ये वेरिएंस है। वेरिएंस क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा सर? अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें तो वो होगा 34.92 का अंडर रूट, और वो होगा 5.91%। इतना चांस है अप या डाउन होने का, किससे? 7.083% से, ठीक है। 5.92 आया समझ में? कैसे निकला? 5.908 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5.92 हमारा आया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर चलेगा। समझ गए कैसे लिंक है एक दूसरे से फॉर्मूला? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेकंड वेरिएंस, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन। काम खत्म।
अब मैंने तुम्हें जनरली जो अभी देखा तुमने वो क्या था, फ्यूचरिस्टिक डाटा के साथ हमने सॉल्व किया था। क्या क्या सॉल्व किया हमने, फ्यूचरिस्टिक डाटा के साथ हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, जहां पे हमें परसेंटेज नहीं दिया गया था इसलिए हमने पहले परसेंटेज निकाल लिया। उसके अगर परसेंटेज दिया गया हो तो और इजी हो, सीधा ये स्टेप आ जाएगा 7.083%। फिर 7.083 को लेके हमने फ्यूचरिस्टिक डाटा के साथ निकाला क्या, वेरिएंस, और फिर वेरिएंस के बाद हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन। दैट्स इट, दैट इज द होल प्रोसेस। अब एक काम करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा के साथ भी यही चीज करके देख लेते हैं। आओ, हिस्टोरिकल डाटा का क्वेश्चन कौन सा है एक बार देखा जाए। यहाँ ये प्रोबेबिलिटी है, यही जहां भी प्रोबेबिलिटी है वो फ्यूचरिस्टिक डाटा है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा पोर्टफोलियो आ जाएगा, इसको बाहर रखो अभी। ये शायद तुम्हारा काम करे पर यही पोर्टफोलियो है। हाँ, ये है तुम्हारा, कह सकते हो हिस्टोरिकल डाटा, कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 दिया गया है, और दोनों सिक्योरिटी के लिए तुमको कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालने का है, पर ये हमने पढ़ा नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ये स्टेप है, पहले निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर क्या निकलेगा वेरिएंस, फिर क्या निकलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर क्या निकलेगा कोवेरिएंस, फिर क्या निकलेगा कोरिलेशन। अब ये जो कोवेरिएंस और कोरिलेशन है ये हमेशा पोर्टफोलियो के अंदर ही पॉसिबल है, जब तक दो सिक्योरिटी ना हो या तो दूसरा सिक्योरिटी मार्केट खुद क्यों ना हो, ठीक है, तब तक कोवेरिएंस या कोरिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। पर ये तीन चीज एक शेयर के लिए, ध्यान रखना, ये तीन चीज एक सर्टेन शेयर सिक्योरिटी के लिए होता है, और ये दो चीज बिना, कम से कम दो चाहिए, ठीक है, दो ही होता है बेसिकली, कोवेरिएंस निकालने के लिए दो ही होता है, कोरिलेशन के लिए दो ही होता है, दो सिक्योरिटी चाहिए, ये दो सिक्योरिटी रहेगा तभी निकलेगा। ये तीनों हम निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग हम लोग पोर्टफोलियो के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंगल शेयर सिंगल सिक्योरिटी के लिए भी निकल सकता है। पर कोवेरिएंस और कोरिलेशन कभी भी सिंगल शेयर सिंगल सिक्योरिटी के लिए नहीं निकलेगा, उसके लिए दूसरा सिक्योरिटी चाहिए, या दूसरा सिक्योरिटी खुद ही मार्केट क्यों ना हो पर चाहिए जरूर, समझ गए। तो हिस्टोरिकल डाटा का क्वेश्चन एक ये है, पर इसके लिए आपको कोवेरिएंस और कोरिलेशन दोनों का बात किया है वो, तो बिना कोवेरिएंस कोरिलेशन के चलिए फिर भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कोवेरिएंस कोरिलेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे आगे कल के लेक्चर में तब आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा सिक्योरिटी 1 का, जरा बताइएगा। तो सर 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22 भागे 10, काम खत्म। एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी का क्या होगा, हिस्टोरिकल डाटा है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें और अब ऐसा सिक्योरिटी का नाम क्या था, 1 था, चलिए सिर्फ 1 वार्ड ले लेते हैं, मैंने क्या कहा था, जो रखना है रखो उसको, ठीक। सर हमने 1 वार्ड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वार्ड ले लो, वाई वार्ड ले लो, जेड वार्ड ले लो, ए वार्ड ले लो, तुम्हारा इच्छा है। क्या होगा सर, हिस्टोरिकल डाटा सर और इजी है, 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22 भागे 10। देखो कैसे एक एक लाइन में भी सॉल्व करूंगा मैं, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना, आराम से मार्क्स आ जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करोगे तो नंबर जल्दी आ जाता है, सॉल्व जल्दी हो जाता है। ध्यान से देखना अभी कैसे हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, कोवेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और एसडी निकालेंगे सिंगल एक लाइन के अंदर, सारा चीज, कोई टैबुलर फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। %14.80। अब क्या निकलेगा सर, वेरिएंस निकलेगा। वेरिएंस क्या होगा, कुछ नहीं, 12 माइनस 14.80 का स्क्वायर,
प्लस 8 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस, क्योंकि यहाँ p है ही नहीं तो p से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी हम लोग, डिवाइड बाई n करना है, सिंपल है। 14.80 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 14.80 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 15 हो गया, 18 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस 14.80 का स्क्वायर। अब इस सब को जोड़ लेने के बाद डिवाइड बाई एन। एन कितना है सर, यहाँ 10 है, काम खत्म, निकालो। तो 12 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 7.84 प्लस 8 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 46.24 7 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 60.84 14 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 0.64 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 1.44 15 माइनस 14.80 का स्क्वायर होगा 0.04 कहाँ तक आ गए हम लोग, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, ठीक है। 18 माइनस 14.80 का स्क्वायर 10.24 20 माइनस 14.80 का स्क्वायर 27.04 प्लस 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर 1.44 और 22 माइनस 14.80 का स्क्वायर 51.84 सॉरी, ठीक है, आ गया। इन सबको जोड़ लिया जाए, डिवाइड बाई एन मतलब 10। आओ 7.84 प्लस 46.24 प्लस 60.84 प्लस 0.64 प्लस 1.44 प्लस 0.04 प्लस 10.24 प्लस 27.04 प्लस 1.44 प्लस 51.84 डिवाइड बाई 10 तो 20.76, ये आया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, अंडर रूट मार दो, 14.41%। आया समझ में, कैसे सॉल्व हुआ एक लाइन के अंदर। अब एग्जाम में अगर टैबुलर फॉर्म खींचने जाओ तो यहाँ x माइनस एक्स बार निकालो, पहले पहले तो x लिखो, फिर x माइनस एक्स बार लिखो, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, उसके बाद जोड़ो, फिर डिवाइड बाई n करो। किस लिए इतना समय बर्बाद कर रहे हो, फॉर्मूला तुमको पता है, कुछ नहीं करना है, बस शुरू में लिख लेना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई n सिग्मा, बस समझ में आया? आओ देख लेते हैं आंसर सही हुआ कि नहीं, बना तो लिया हमने। क्या नंबर था ना,
कहाँ निकाला है, कोई गलती किया था क्या हमने? 7.84, 46.24, 7.84, 46.24, 60.84, ठीक है, 0.64, 1.44, 0.04, 10.24, 27, मतलब तो 7.60 आ गया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? अब ऐसा बात है, डिवाइड बाई 10 कर देना है, समझ गए, कोई दिक्कत? एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 14.8। ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला नहीं है, अगर निकालना चाहो तो कितना निकाल लिया यार, 20.76 ही तो होगा। हाँ अच्छा सॉरी, मैंने अंडर रूट 207.76 को मार दिया, 4.56। अब इसके बाद 20.76 का अंडर रूट होगा 4.56%, ये गलती हो गया था, तो 4.56, समझिए। तो ये अगर सॉल्व करो एग्जाम में इस तरह से तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, क्या समझे, कोई झंझट ही नहीं है। मैं मजाक नहीं करूंगा, कोवेरियंस भी मैं ऐसे ही निकालता हूँ, कैसे, एक्स माइनस एक्स बार, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार मुझे जब पता है, इनटू वाई माइनस वाई बार, और मैं ऐसे ही लाइन में लिखा जाता हूँ, लाइन में ही लिखता हूँ, सीधा लाइन में, और बस ये किया निकाला, वहां पे 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, ऐसे 10 पॉइंट लिखा, जोड़ दिया। ये जो लाइन खींच खींच करके हर बार एक्स माइनस एक्स बार निकालो, फिर वाई माइनस वाई बार निकालो, फिर उसका स्क्वायर निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, क्यों करना है? इतना टाइम है हमारे पास क्या एग्जाम में? एक क्वेश्चन को बनाने में आधा घंटा लगेगा तुम्हें इस तरह से, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बनाने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेगा, हार्डली लगा तो 15 मिनट। मेरा तो आदत है, मैं तो 10 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारा अगर कमांड नहीं है इस तरह से बनाने में, थोड़ा समय लेगा, और एक अगर कमांड बन गया ये बनाने में तो काफ़ी ईजी है। तो देखा हिस्टोरिकल डाटा के साथ क्या किया, और ईजी है। अगर यही फ्यूचरिस्टिक डाटा होता तो बस यहाँ पे पी लगाता मैं सबके आगे, बस पी, प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी, काम खत्म। तब ये एन भी नहीं करता, प्रोबेबिलिटी सीधा वैसे निकलता, एक लाइन में, एक लाइन में, ठीक है। टाइम बचेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा। सर कैसे करते हैं? कि मुझे पूरा मार्क्स दिया गया था, ठीक है, 83, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके, थ्योरी में पढ़ता नहीं था, थ्योरी मैंने लिखा भी नहीं था पेपर में, सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। 83 84 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है, मेरे ख्याल 83 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा उस टाइम, क्यों? क्योंकि मेरा एक नंबर भी नहीं काटा गया है, एक नंबर भी मेरा किसी भी क्वेश्चन में नहीं काटा गया है, ठीक है। मैंने जितना न्यूमेरिकल बनाया सारा सही था, सबके लिए नंबर मिला मुझे, और मैं ऐसे ही बनाता हूँ, उसने फुल मार्क्स दिया मुझे, क्यों? क्योंकि उसको बस ये जानना था, क्या, ये 4.56%, अगर ये गलत आ गया तो ना मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर ये आ चुका है तो मार्क्स आपको वो देगा। तो मैंने सिक्योरिटी 1 के लिए निकाल दिया, सिक्योरिटी 2 के लिए आप निकालिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी 2 के लिए आप ट्राई करिएगा, सिक्योरिटी 2 का आप निकाल के देखिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन तक। उसके बाद कल हम लोग जानेंगे कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 7 8 9 दिन और है, 9 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। मैंने आपको कहा था मैं आपको फर्क पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, और पोर्टफोलियो पढ़ाऊंगा, जितना मैंने कहा था उतना मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें आगे, तो फिजिकल बैच मेरे ख्याल से सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने जूम वाला जो बैच होता है, जूम क्लास, मैंने वो जूम मीटिंग ऐप के थ्रू जो होता है उसके लिए सोच रखा है, ठीक है। सितंबर अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 2025 के लिए हमने सोचा है कि एक जूम क्लास लिया जाए। आप सर बोलिएगा कि आप तो फ्री एजुकेशन का बात कर रहे थे, तो वो पासिंग मार्क्स मैंने आपको फ्री पढ़ा दिया है, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपका 50 मार्क्स से ज़्यादा का होल्ड करता है, 50 मोर देन 50 मार्क्स,
आपका इन 3 चैप्टर के अंदर है, समझ गए। फिर भी आपको लगे कि नहीं सर एक चैप्टर और पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी यहाँ पर नाइट बैच में डाल दिया जाए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का इच्छा हो, आगे पढ़ने का इच्छा हो, तो हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और वो भी आप सिंपली मंथली पेमेंट के बेसिस पे, ठीक है। हम लोगों ने कोई क्लास फीस नहीं रखा है, हमने मंथली फीस रखेंगे हम लोग, ऑब्वियस सा बात है, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। मंथली फीस, कोई आपसे ये नहीं है कि आप हमारी क्लास में पढ़िए, आपको मंथली फीस देना है, पढ़ना है जूम क्लासेस में, आइए। अगर एक बच्चा भी रहा मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, समझ गए। अगर एक बच्चा भी रहा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसी प्राइस पे पढ़ाऊंगा, मंथली फीस पे। मतलब ऑब्वियस सा बात है, 1 से 2 महीना लगता है ख़त्म करने में आपको एफ एम। अगर आप फिजिकल बैच में मेरे साथ आए तो मेरे ख्याल से 1.5 महीना में आपका एफ एम कम्प्लीट करता हूँ। इस वाले बैच में मुझे सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल बैच में मैं क्वेश्चन कभी नहीं बनाता, मैं बस गाइड करता हूँ, टोटली गाइड, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में लिखता नहीं हूँ अपने हाथ से, टोटल गाइड करता हूँ, आप खुद बनाते हैं। मेरा सिंपल करना है, अगर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उससे आप थोड़े सीख जाइएगा, मैं सीखूंगा, आप नहीं सीखिएगा। जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप सीखिएगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ गाइड करना, आपका 3 घंटा खाने के बजाय मैं आपका 3 घंटा खुद ही खा जाऊं तो आप क्वेश्चन क्या बनाइएगा, समझे। यहाँ तो फिर भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मेरे फिजिकल बैच में मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनाता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, क्यों आया ये क्वेश्चन, रीजन क्या है इस फॉर्मूला के होने का, क्या कारण है, क्यों। लोग यही नहीं जानता क्या कारण है क्वेश्चन के पीछे, क्या कारण है इस फॉर्मूला के पीछे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये जान गए ना क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते हो उस क्वेश्चन का, और जब वो पिक्चर क्रिएट होता है तब कैसा भी क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट है तो आप अपने आप फार्मूला को ड्राफ्ट करते हैं। फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता, आप फार्मूला आप खुद ड्राफ्ट करते हैं अपने माइंड के अंदर कि अच्छा फार्मूला ये क्यों होगा, कारण क्या है इस फार्मूला के होने का। तो हम लोगों ने, अब ऑब्वियस सा बात है, क्यों जूम मीटिंग का क्लास वहां से मैं भटक गया, मैं जिंदा बचूं तब तो पढ़ा पाऊं, अगर मैं भूखे मर जाऊं तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से, ठीक है। तो फ्री एडुकेशन का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं और रहूंगा। मोर देन 50 मार्क्स आपको मैं यहीं एएफएम नाइट बैच में पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सा बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डाउट। अब यूट्यूब का भी बहुत बड़ा बढ़ गया मेरा, कुछ पैसा उससे आया तो अलग बात है, 1 रुपया आपसे चार्ज करने का मैं इस पर नहीं सोचता। लेकिन मेरे जीवित रहने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए कुछ पैसे मुझे भी चाहिए होंगे, जिंदा रहने के लिए, अपने भरण पोषण को करने के लिए। इसलिए हमने सोचा है कि जूम क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें सितंबर बैच के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं सिंपली कह रहा हूँ, अगर एक बच्चा भी रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मुझे 10 बच्चे या 20 बच्चे या 50 बच्चे तो पढ़ाऊँ, नो डाउट। अगर आपने मुझे फीस दिया 1 महीने का, मैं आपको 1 महीना पढ़ाऊंगा, चाहे वो सिंगल बच्चा ही क्यों ना हो। अगर आप फिजिकल ज्वाइन करने के लिए काबिल हैं, फिजिकल आ सकते हैं, नो डाउट, आप आइए फिजिकल, और अच्छा है, आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं फिजिकल में। आप फिजिकल नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल फॉर्म आपका रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास आज तक तो गूगल फॉर्म में आप जा सकते हो, वहाँ दोनों ऑप्शन है, फिजिकल बैच भी है, जूम बैच भी है। तो आप दोनों में से जो भी यस करिए, जब भी बैच स्टार्ट होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, चलिए कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, खैर कोई है तो नहीं अवेलेबल देखने के लिए, अगर कोई देख रहा हो तो सवाल पूछ सकते हैं। ना, जीरो ही है, चलिए